नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो क्लास 10th की हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। डिटेल में एनालिसिस करेंगे, इस चैप्टर को पूरी तरह से समझेंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ी लेंदी है। तो इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे और मैं पार्ट वाइज डिस्कस करूंगा, नहीं तो एक ही पार्ट में डिस्कस करने से थोड़ी बोरिंग हो जाएगी। तो पार्ट वाइज ही मैं डालूंगा वीडियो सारे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मूव करते हैं और समझ लेते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जैसे चैप्टर का नेम ही है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन सब टर्म्स का मतलब पता होगा एक्सेप्ट नेशनलिज्म का। तो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? इस नेशनलिज्म शब्द में छुपा हुआ है नेशनल। नेशनल मतलब एक कॉमन आइडेंटिटी, एक नेशन। एक नेशन का मतलब क्या होता है? जिससे हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म क्या है? द मीनिंग, इट मीन्स द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस और कॉमन आइडेंटिटी एंड कॉमन बिलोंगिंगनेस। तो नेशनलिज्म जैसे कि अगर हम लोग कहीं बाहर देश में जाते, कोई भी कंट्रीज में जाते हैं, तो हम लोग अपने आप को क्या कहते हैं कि आई एम एन इंडियन। हम लोग ये नहीं कहते कि हम लोग मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं या हम लोग तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। हम लोग एक नेशनल आइडेंटिटी वहां पर आ जाता है। हम लोग एज एन इंडियन अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। विद इन आवर कंट्रीज हम लोग स्टेट वाइज रिप्रेजेंट करते हैं कि हम वेस्ट बंगाल से हैं, हम झारखंड से हैं, हम राजस्थान से हैं। लेकिन अगर हम लोग बाहर जाएंगे कहीं भी, अगर देश की बात आती है, देश को रिप्रेजेंट करने की बात आती है, तो हम लोग एज ए इंडियन कहते हैं। तो यही वो फीलिंग है, टुगेदरनेस। ठीक है। एक कॉमन आइडेंटिटी को ही नेशनलिज्म कहा जाता है। तो क्योंकि हम लोग यूरोप की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यूरोप की नेशनलिज्म की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले जिक्र किया गया है एक फ्रेडरिक सोरियू की विजन ऑफ द वर्ल्ड। तो फ्रेडरिक सोरियू कौन थे? तो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, वो पेंटर थे। और 1848 के दौरान जब रिवॉल्यूशन पीक पे था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पीक पे था, तो उन्होंने सीरीज ऑफ 4 प्रिंट, मतलब बहुत 4 ड्राइंग्स पेंट की थी। उनमें से ये जो पिक्चर है, इसे फर्स्ट प्रिंट भी कहा जाता है। ठीक है। और ये फर्स्ट प्रिंट क्या सिंबलाइज करता है, क्या शो करता है? तो विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो वो एक आइडियल कंट्री, एक आइडियल वर्ल्ड के बारे में सोचते हैं, जिसमें कि जो सारे कंट्रीज जो है मेनली वो डेमोक्रेटिक हो, सोशल हो, रिपब्लिक हो। तो वो एक आइडियल कंट्री की विजन लेते हैं, एक उटोपियन विजन होती है उनकी। तो ये फ्रेडरिक सोरियू की फर्स्ट पिक्चर को, अब हम इस पिक्चर को डिटेल में समझेंगे कि ये पिक्चर क्या सिंबलाइजेस करता है, ये लोग कौन कौन है, ये स्टैचू किसकी है। ठीक है। ये ऊपर में जीसस क्राइस्ट और भी जो एंजल्स पढ़िया है, सेंट्स है, वो क्या सिंबलाइज करते हैं, तो हम धीरे धीरे इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आपको इस फोटो में समझ आ रहा होगा कि एक लंबी कतार है, लोगों की एक कतार है, एक ट्रेन सी बन गई है। ठीक है। और ये जो स्टैचू है वो किसकी स्टैचू है? तो वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो आपको यूएसए में नजर आ जाएगा। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो एक जो है उनके हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटेनमेंट। ठीक है। और दूसरे हाथ में एक किताब है जिसमें चार्टर मैंस की जो राइट है उसकी एक किताब है। तो ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो सिंबलाइज करता है। और ये लंबी कतार जो है, वो पीपल की जो लंबी कतारें हैं, वो क्या सिंबलाइज करता है कि धीरे धीरे जितने भी यूरोपियंस कंट्री है, यूरोपियंस और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज की मेनली इस पिक्चर में बात की गई है बाई फ्रेडरिक सोरियो। इसमें एशिया या अफ्रीका या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के बारे में बात नहीं की गई है। तो जो लंबी कतारें हैं shows that the people of Europe and America marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass। तो जिस तरह से हम लोग मंदिर जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, तो वहां पर हम लोग मत्था टेक लेते हैं, तो उसी तरह से पीपल जो है वो पास कर रहे थे, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या शो करता है कि एक फ्रीडम,
एक डेमोक्रेटिक कंट्री, सोशल रिपब्लिक, वो शो करता है। तो इसी तरह से पीपल धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज वो मूव कर रहे थे और होमेज दे रहे थे एट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, फिर मैंने बता ही दिया कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी में क्या इंपॉर्टेंट है। टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट कैरिड बाय अ फीमेल फिगर इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ अ मैन इन द अदर। तो जो दूसरी बुक वो एक बेसिकली बुक है जिसमें सारे राइट्स लिखे गए हैं कि क्या काम करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सब लिखे गए हैं। फिर ऑन द ग्राउंड ऑफ द फोर ground lie the shattered remains of the symbol of absolutist nations institutions। तो यहाँ पर अगर फोरग्राउंड में आपको नजर आ रहा होगा ये, तो ये जो है वो जितने भी एब्सोल्यूटिस्ट नेशन थे उस समय के। एब्सोल्यूटिस्ट नेशन कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपनी मर्जी का करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, वो सिर्फ खुद की बात करते हैं और खुद के लिए ही काम करते हैं। उन्हें कहा जाता है एब्सोल्यूट नेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, वैसे कंट्रीज को एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। तो आप मोर और लेस रिलेट कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया की स्टोरी है, वो भी एक डिक्टेटरशिप है, वो भी एक एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वो जो किम जोंग उन कहता है, जो बोलता है, वही सबको मानना पड़ता है। मतलब उसकी बात जो है एक पत्थर की लकीर है। उसी को हम लोग एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन कहते हैं। तो फ्रेडरिक सोरियो जो है इस फिगर में बताते हैं कि जितने भी एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वो शैटर्ड हो चुके हैं, अब उनका कोई वजूद ही नहीं रहा। फिर तीसरा, इन सोरियोस उटोपियन विजन। उटोपियन विजन का मतलब होता है एक आइडियल सिचुएशन। ideal situation, the people of the world are grouped as distinct nation identified through their flags and national costumes। तो अलग अलग पीपल जो अपने अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू देयर नेशनल फ्लैग्स और जो नेशनल कॉस्ट्यूम्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो पास हो रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी से। द प्रोसेशन वाज लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स लीड कर रहा था। क्यों? क्योंकि सबसे वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यूनाइटेड स्टेट्स को कहा जाता है, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी किसे कहा जाता है? तो इंडिया को कहा जाता है। तो इस प्रोसेशन को कौन लीड कर रहा था? जो फ्रेडरिक सोरियो अपने प्रिंट में ड्राइंग बनाए थे, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड था, उनको फॉलो कर रहे थे, तो फ्रांस एंड जर्मनी। इस फिगर में आपको पता चल जाएगा कि ये फ्रांस का फ्लैग है, फिर ये जर्मनी वाला फ्लैग है, फिर धीरे धीरे इटली, अदर जो पोलैंड, हंगरी, ये सब जो कंट्रीज थे, रशिया वगैरह, वो धीरे धीरे इस लाइन में लगे हुए थे। ठीक है, फिर फॉलोइंग द जर्मनी, पीपल आर पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड ऑफ टू सिसिलीज, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया उनको फॉलो कर रहे थे। फिर फ्रॉम द हेवन अबव क्राइस्ट, सेंट एंड एंजल्स गेज अपॉन द सी, they have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world। fraternity मतलब एक तरह से बिरादरी जिसको कहा जाता है। तो एक भाईचारा था उन सारे नेशंस में, जितने भी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो ये जो ऊपर से दिखाई दे रहा है, जीसस क्राइस्ट और बहुत सारे एंजल, सेंट्स वगैरह, तो ये वही सिंबलाइज कर रहे थे, फ्रैटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इस फ्रेडरिक सोरियो के प्रिंट से भी जो पहली प्रिंट थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कि फर्स्ट प्रिंट जो फ्रेडरिक सोरियो ने प्रिंट किया बनाया था उससे क्या सिंबलाइज करता था, फिगर में क्या क्या है। तो वो डिस्कस करने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अब जो नया सिलेबस अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 20 मार्क्स ही हिस्ट्री से आएगा। तो अब हिस्ट्री से जो लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो आप जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना होगा। लेकिन ये नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन को ना नेग्लेक्ट कर दिया जाए, तो शॉर्ट क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करना होगा, साथ ही साथ में लॉन्ग क्वेश्चन पे भी ध्यान रखना होगा। फिर ये तो हो गई फ्रेडरिक सोरियो की जो प्रिंट थी। फिर ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी से क्या मतलब होता है? 19th सेंचुरी मतलब 1800 से लेकर 1899 तक,
इसको कहा जाता है 19th सेंचुरी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा। जैसे आज हम लोग जिस सेंचुरी में एट प्रेजेंट रहते हैं 2023, उसे क्या कहा जाता है? 21st सेंचुरी कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से 19th सेंचुरी मतलब 1800 से 1899 साल को हम लोग 19th सेंचुरी कंसिडर किया जाता है। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म emerged as a force which brought huge changes in the political and mental world of the Europe। और फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो लगभग 18th सेंचुरी से ही लगभग शुरू हो गया था, 1789 में, लेट 18th सेंचुरी में। paved the way for the emergence of nation states in a place of multinational dynastic empires of the Europe। तो यूरोप पहले क्या था? बहुत डिवाइडेड था, बहुत सारे मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे, राजा के रूल्स थे, मोनार्की था बहुत सारे देश में। तो वो धीरे धीरे कैसे करके रेवोल्यूशंस आने के बाद में जितने भी मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे यूरोप में, वो किस तरह से नेशन स्टेट में कन्वर्ट हुए, वो हम समझेंगे इस चैप्टर में। तो उसे समझने से पहले दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मॉडर्न स्टेट और एक है नेशन स्टेट। तो मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट को समझना बहुत जरूरी है, ये टर्म्स बार बार ये चैप्टर में रिपीट किए जाएंगे। तो मॉडर्न स्टेट का मतलब ये नहीं है कि एक एट प्रेजेंट जो आज के टाइम मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं है मॉडर्न स्टेट का। ठीक है, तो मॉडर्न स्टेट का मतलब है the concept and practice of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory। ठीक है, तो एक सेंट्रलाइज्ड पावर है, एक राजा है जो एक अपने टेरिटरी को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। वो किसी की बारे में सोचता नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो एक सेंट्रलाइज्ड पावर वो गवर्न करता है। जैसे मेनली हर प्रजा में होता है, राजा ही सब कुछ कंट्रोल करता है। तो एक डिफाइंड टेरिटरी को जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी है, वो सब कौन? तो एक राजा, जिसे मोनार्की में होता है, तो वही है मॉडर्न स्टेट। ठीक है, तो ऐसे मॉडर्न स्टेट को आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा मॉडर्नाइजेशन से। ठीक है, तो ये सब तो बहुत हर देश में ही लगभग हो रहा था। इंडिया जब आजाद नहीं हुआ था, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे मोनार्कीज थी अलग अलग, चाहे वो गुप्ता एम्पायर हो, मौर्य हो, या साउथ में चल जाए चोलाज हो, चेराज हो, पांड्याज हो, बहुत सारे ऐसे जितने भी राजा का राजपाट था, वो सब उसी तरह से, जहां पे चाहे वो आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ लें या मेडिएवल हिस्ट्री में, जैसे मुगल्स के टाइम पे या दिल्ली सल्तनत के टाइम में एक राजा हुआ करता था और एक डिफाइंड टेरिटरी को वो लोग गवर्न करते थे। सारे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस सब कुछ वही लोग मेंटेन करते थे। ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो मिलिट्री हो, सब कुछ राजा के कंट्रोल में होता था। तो वो होता है, उसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न स्टेट। नेशन स्टेट क्या होता है? जैसे कि एट प्रेजेंट जो हम लोग हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसे हम लोग कहते हैं नेशन स्टेट, जो जिसमें हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लिबरलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, वो होता है नेशन स्टेट। Nation state was one in which majority of its citizens and not only its ruler came to develop a sense of common identity and shared history of descent। ठीक है, जैसे हम लोग हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है कि हम लोग इंडियंस हैं, तो एक वैसे स्टेट को, वैसे कंट्री को कहा जाता है नेशन स्टेट। ठीक है, दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोमोरियल। तो सिमिलर केस था इंडिया में भी। नॉर्थ ईस्ट वाले लोग कंसिडर ही नहीं करते थे, साउथ इंडिया वाले लोग वो भी नहीं करते थे, सब अलग अलग बिखरा हुआ था। तो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो कब आने लगी? जब ब्रिटिशर्स मेनली रूल करने लगे, तब हमारे अंदर में नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी, देश प्रेम की भावना उमड़ने लगी मन में। फिर जाके धीरे धीरे स्ट्रगल्स हुए, बहुत सारे स्ट्रगल्स, सैक्रिफाइसेस, फ्रीडम फाइटर्स के स्ट्रगल्स हुए। फिर हम लोग क्या 1947 में इंडिपेंडेंस गेन करते हैं, तब जाके उसके बाद जाके हम लोग नेशन स्टेट बनते हैं, जिसमें हर इंडियन का अपने कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे हम लोग फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ काम होता है पूरे कंट्री में। तो वैसे
वैसे स्टेट को, वैसे कंट्रीज को हम लोग नेशन स्टेट कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा। ये जो यूरोपियन हिस्ट्री है थोड़ी बोरिंग है और समझने में मैक्सिमम स्टूडेंट को डिफिकल्टी होती है, इसीलिए मैं जितना भी एग्जांपल्स होंगे मैं इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियन हिस्ट्री से कंटेक्स्ट में बताऊंगा, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। फिर अब आते हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो 1789 में शुरू हो गई थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट क्या था, उसके आइडियाज क्या क्या थे। तो सबसे पहला था ला पैट्री। ला पैट्री बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है द फादरलैंड। जिस तरह से हम लोग इंडिया को कहते हैं भारत माता, या हम लोग मदरलैंड से डिनोट करते हैं, वो फादरलैंड से डिनोट करते थे। फिर ले सिटुएन, ये भी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है द सिटीजन। ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये दोनों वर्ड बहुत ज्यादा डोमिनेट करने लगे थे पूरे वर्ल्ड में उस समय, मेनली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। तो फादरलैंड और द सिटीजन्स एंड ए न्यू फ्रेंच फ्लैग अमॉन्ग्स द फ्रेंच पीपल, और एक फ्रेंच फ्लैग भी उस समय बन गया था। और जो उनका फ्लैग है वो भी 3 रंग का है, तो आप उसे भी तिरंगा कह सकते हैं। ठीक है। तो 3 रंग वाले को तिरंगा फ्लैग ही बोला जाता है बेसिकली। तो उनके भी 3 रंग वाले फ्लैग है। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन से कलर है उनके फ्लैग के। फिर द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। ये स्टेट जनरल बेसिकली जिस तरह से संसद भवन है, जिस तरह से पार्लियामेंट होता है हर कंट्री का, उसी तरह से वो भी इलेक्टेड बॉडी थी जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाते थे, काम करते थे। और उन्हें वोट कौन करता था? एक्टिव सिटीजन्स के बारे में। हम इसमें वोटिंग के बारे में हम लोग डिटेल में आएंगे कुछ देर में। और स्टेट जनरल को नाम चेंज कर दिया गया था नेशनल असेंबली। ठीक है। फिर तीसरा क्या था? It introduced a centralized administrative system with a uniform law for all citizens। मतलब इक्वालिटी की बात की गई थी, भेदभाव कम करने की बात की गई थी। यूनिफॉर्म लॉ मतलब सबके लिए बराबर लॉ है। फिर रीजनल डायलेक्ट्स वेर डिस्करेज्ड। जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, अलग अलग जितने भी फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं आप लोग, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होते थे, उनको रीजनल जितने भी डायलेक्ट उन्हें डिस्करेज किया जा रहा था, ताकि फ्रेंच जो एकमात्र एक कॉमन लैंग्वेज बन सके कंट्रीज का। तो ये चौथा है। फिर न्यू हिम कंपोज एंड ओथ टेकन्स एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड। हिम्स जैसे एंथम्स लिखे गए, बहुत सारे नेशनल सॉन्ग्स लिखे गए। फिर ओथ जो थे वो लेने लगे। जो मार्टियर्स थे उनको कमेमोरेट किया गया इन द नेम ऑफ द नेशन। जिस तरह से इंडिया में नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग कौन सा है? तो वह है वंदे मातरम। नेशनल एंथम कौन सा है? तो जनगण मन। ठीक है। तो उसी तरह से सेम जो रिवॉल्यूशन का जब हो रहा था फ्रेंच में, वो लोग भी इसी तरह से नेशनल हिम कंपोज सॉन्ग्स कंपोज हो रहे थे। फिर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ? जितने भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थे विद इन द कंट्रीज भी, अगर एक रीजन से दूसरे जगह कुछ सामान पहुंचाना है या कुछ भी करना है, तो उसमें कस्टम ड्यूटीज बहुत लगते थे। बहुत सारे जो वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम था सब रीजन का अलग अलग था, तो उसे सब कुछ अबॉलिश कर दिया गया था। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज थे। ठीक है। तो इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि जितना भी क्वेश्चन हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको पॉइंट्स में लिखना है आंसर। पॉइंट्स में लिखने से टीचर इजीली पढ़ पाता है और टीचर मार्क्स देता है। अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे, एक पेज का पूरा पैराग्राफ लिख देंगे, तो कोई पढ़ेगा नहीं। और पॉइंट्स में भी लिखें तो कुछ जो मेन मेन पॉइंट्स है, जो मेन मेन वर्ड्स है, उसे हाईलाइट कर दीजिए, ताकि टीचर का डायरेक्ट उस पर ध्यान पड़े और इजीली नंबर हासिल हो सके। तो आपको स्मार्ट राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो पॉइंट वाइज लिखिए, क्रिस्प लिखिए, छोटा सा लिखिए, ज्यादा बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे भी पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात थी 1789 की। देन व्हेन द न्यूज ऑफ इवेंट्स इन फ्रांस रीच्ड द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, धीरे धीरे क्या हुआ, डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप या विद इन फ्रांस में पहले क्या हुआ कि ये न्यूज जो है, पहले तो पेरिस में ये सब हो रहा था, तो धीरे धीरे अलग अलग जितने भी उनके डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं आप, रीजन्स में अलग अलग फ्रेंच के कॉलोनीज में पहुंच रहे थे। तो
उस समय स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स जो बहुत पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास, बिगैन सेटिंग अप द जैकोबिन क्लब्स। उम्मीद है जैकोबिन क्लब्स आप क्लास 9 के फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में समझ गए होंगे। जिस तरह से हमारा, अगर हम इंडियन हिस्ट्री के रेस्पेक्ट में बताएं, जिस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसमें पढ़े लिखे लोग थे और वो इंडिया को आज़ादी दिलाने में हेल्प कर रहे थे। तो उसी तरह से जैकोबिन क्लब भी एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड एडुकेटेड मिडिल क्लास का। ठीक है। Their activities and campaign prepared the way for French armies which moved into Holland, Holland मतलब आज का प्रेजेंट है नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। तो धीरे धीरे जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे फ्रांस के, वो धीरे धीरे जो आसपास के कंट्रीज थे वो वहां तक पहुंचने लग गए। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी वॉर द फ्रेंच आर्मीज बिगैन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन अब्रॉड। तो धीरे धीरे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है बाकी कंट्रीज में भी फैलता गया और वहां के जो लोग थे उनको मिक्स्ड रिएक्शन था। हम पढ़ेंगे कि बाकी कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, तो वो हम समझेंगे फर्दर इस वीडियो में। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेपोलियनिक कोड। तो जो आपकी एनसीईआरटी बुक है वो उसकी जो राइटिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। तो मैंने जो मेन टॉपिक है उसी को डिस्कस कर रहा हूँ और इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि नेपोलियनिक कोड को डिस्कस करने के लिए दे दिया जाता है, या सिविल कोड ऑफ 1804 क्या है, कौन दिया था, ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में ही और मेन जो टॉपिक है वही डिस्कस कर रहा हूँ। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वो बहुत ज्यादा एक्सेस है और उतना आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पीएचडी तो करना नहीं है हिस्ट्री में। तो मेन पॉइंट्स आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बना लेने हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ या कुछ चाहिए, रिटन मटेरियल चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मेरे जो इंस्टाग्राम आईडी है उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पीडीएफ जो है, पीडीएफ नोट जो है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप समझ लेते हैं नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 के बारे में। तो नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो क्लास 9th वाला चैप्टर उसमें नेपोलियन के बारे में आप लोग ने बहुत पढ़ा होगा। तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया में ऐसा कौन सा रूलर था या राजा था जिसको नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है। तो इसका एक हिंट दे देता हूँ, ये एंशियंट हिस्ट्री से बिलोंग करता है, इंडिया के एंशियंट हिस्ट्री से बिलोंग करता है। तो आपको बताना है इंडियन नेपोलियन कौन थे। ठीक है। और उन्हें क्यों कहा जाता था इंडियन नेपोलियन। ठीक है। इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में बताना। तो नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, क्योंकि वो मोनार्की को ज्यादा प्रमोट करते थे नेपोलियन बोनापार्टे, बट ही incorporated revolutionary principles by introducing civil code of 1804 which came to be known as Napoleonic Code। तब Napoleonic Code क्या है? तो the code removed all privileges based on birth। जो बर्थ से जो प्रिविलेज होता था ना, जैसे कि राजा का बेटा या बेटी को बहुत ज्यादा प्रिविलेज मिलता था, तो वो सब जो प्रिविलेज था, चाहे वो गरीब घर में पैदा हो रहा है या बड़े राजा घर में, वो सब कुछ प्रिविलेजेस नेपोलियन ने हटा दिया था। तो ये बहुत अच्छी बातें थी। इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। यहाँ पर दो चीजें, इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब लॉ के सामने सब बराबर है। इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ का मतलब यही है, लॉ के आगे सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है। फिर राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई थी कि सब जितने भी इंसान है उनको एक प्रॉपर एरिया मिल सके, राइट टू प्रॉपर्टी मतलब जहां पर वो अपना घर बना सके और सेटल हो सके। फिर सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो थे वो सिंप्लीफाई कर दिए गए थे। ठीक है। फिर एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। तो फ्यूडल सिस्टम उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो बता दे रहे हैं। बेसिकली एक इसको हिंदी में सामंतवादी कहा जाता है फ्यूडल सिस्टम का। मेनली क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो लोग गरीब लोगों को, या जो पीजेंट्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उन्हें लैंड दे देते हैं अपना, और लैंड के बदले वो लोग बोलते हैं कि तुम मेरे अंडर काम करोगे या मुझे जब भी जरूरत होगी तब मेरे लिए काम करना पड़ेगा, चाहे वो आर्मी में जाकर काम करना पड़े, वॉर लड़ना पड़े, या फिर अनाज देना पड़े। तो वो पीजेंट से बेसिकली एक टाइप का बंधुआ मजदूरी सिस्टम था फ्यूडल सिस्टम, जिसे हिंदी में सामंतवादी कहा जाता है। तो फ्यूडल सिस्टम
ये था। फिर फ्रीड, तो फ्यूडल सिस्टम को क्या नेपोलियनिक कोड में अबॉलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम, तो वही जो फ्यूडल लेबरर्स जो थे उन्हें फ्री कर दिया गया इस फ्यूडल सिस्टम से। एंड मैनोरियल ड्यूज, जो बहुत ज़्यादा उन पे कर्ज हो जाता था, ड्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे, वो भी खत्म हो गया। फिर गिल्ड सिस्टम वाज रिमूव्ड एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव। तो मैं मेन पॉइंट्स ही बस इसमें इंक्लूड किया हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन, एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस मार्क्स कितने का है, तो अगर 3 मार्क्स का है तो आप इतने पॉइंट लिख देंगे तो इनफ है। अगर 5 मार्क्स या लॉन्ग आंसर है तो आपको थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन और एक्स्ट्रा समझाने होंगे। तो गिल्ड सिस्टम वाज रिमूव, जैसे गिल्ड सिस्टम क्या होता है आप इससे समझ सकते हैं, जैसे यूनियन सिस्टम होता था, जैसे यहाँ इंडिया में बहुत तरह ना स्टूडेंट यूनियन है, मजदूर यूनियन है, उसी तरह से गिल्ड सिस्टम भी था, उसे रिमूव कर दिया गया था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया था। तो ये सब कब किसके अकॉर्डिंग हो रहा था, तो नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804। ये सारे ही पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पीजेंट्स एंड आर्टिसंस वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड न्यू फाउंड फ्रीडम। तो पीजेंट्स, आर्टिसन, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था इस सिविल कोड ऑफ 1804 से, तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड इन पर्टिकुलर बिगैन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। ठीक है, तो क्या क्या यूनिफॉर्म लॉ बना दिया गया, तो पूरे फ्रांस में एक लॉ होगा, यूनिफॉर्म लॉ होगा। स्टैंडर्डाइज वेट होता था, मैंने पहले बताया कि हर रीजन में अलग अलग वेट सिस्टम था, मेजरमेंट सिस्टम अलग होता था, तो उसको स्टैंडर्डाइज बना देगा, एक ही वेट सिस्टम होता था, और ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कंफ्यूजन भी ना हो, टाइम कम लगे किसी भी सामान को एक रीजन से दूसरे जगह में पहुंचाने में। फिर कॉमन करेंसी, हर रीजन का अलग अलग करेंसी था, तो उसको एक कॉमन करेंसी में कन्वर्ट कर दिया गया। ये सब जो थे वो बिजनेसमैन, जो वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था। लेकिन नेपोलियन ने कुछ बुरे काम भी किए थे, जैसे कि नेपोलियन टुक अवे पॉलिटिकल फ्रीडम, क्योंकि ये मोनार्की को प्रमोट करता था, तो पॉलिटिकल फ्रीडम को वो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करता था, पॉलिटिकल फ्रीडम ना के बराबर था नेपोलियन के टाइम पे। इंक्रीज्ड टैक्सेस, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। फिर इम्पोज्ड सेंसरशिप, आप नेपोलियन के बारे में कोई उल्टा सीधा या कुछ भी उनके विरोध में नहीं लिख सकते थे। सेंसरशिप का यही मतलब था कि अगर कुछ भी आप लिखेंगे तो सबसे पहले नेपोलियन के पास जाएगा, और अगर वो अप्रूव कर देते हैं तभी कुछ भी प्रिंट होगा या कुछ भी पब्लिश होगा। एंड फोर्स्ड पीपल टू जॉइन द फ्रेंच आर्मी, और फ्रेंच पीपल को फोर्स किया गया कि आप फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन कीजिए, एंड रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, ताकि वो जितने भी रेस्ट ऑफ द यूरोप है, आसपास के कंट्रीज, उन्हें कंक्वेयर किया जा सके। ऑल सीम टू वे आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो ये जितने भी इनके बुरे काम थे या गलत डिसीजन थे, इसके कारण जितना भी वो अच्छा काम किए थे सिविल कोड ऑफ 1804 में, वो सारा ही नेग्लेक्ट हो जा रहा था, ठीक है। तो ये था नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड से बहुत बार क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देख लीजिए इस वीडियो को, क्लिप को, तो और डिटेल में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर अब जो आते हैं वो सेकंड टॉपिक जो है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो ये मैप है जब 19th सेंचुरी मिड 19th सेंचुरी के आसपास में, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने पीक पे था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरह से डिफरेंट अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में फैल रहा था, तो ये मैप को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो रशियन एम्पायर देख लीजिए, बहुत बड़ा है, जितने अलग अलग जो यूरोपियन कंट्रीज थे, अगर उन्हें मिला लिया जाए और उनसे 3 गुना मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तब आता था रशियन एम्पायर। तो रशियन एम्पायर बहुत ज़्यादा बड़ा था उस समय। जो आज का प्रेजेंट देश लिथुआनिया, स्लोवाकिया, ये सब जो कंट्रीज है, या फिर यूक्रेन, ये सब कंट्रीज सारे ही रशिया के अंडर आते थे। उस समय ऑस्ट्रिया एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर बहुत बड़ा था, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा छोटा है। इटली कितना छोटा था आप देख लीजिए यहाँ पर, स्पेन कितना बड़ा है, फ्रांस बहुत बड़ा था, और
इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, उसे कहा जाता है प्रूशिया, जो आगे फर्दर वीडियोस में हम बताएंगे प्रूशिया के बारे में। तो प्रूशिया जो ये रीजन था, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जर्मनी जो था, ठीक है, जो नॉर्थ सी से लगता था, ठीक है, उस रीजन को हम लोग कहते हैं प्रूशिया, ठीक है। और ये ब्रिटेन तो था ही यहाँ पर, ब्रिटेन और नॉर्वे वगैरह। जो फिनलैंड है वो भी आता था, रशिया के अंडर ही आता था। तो ये था उस समय का 19th सेंचुरी का मैप इन यूरोप। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वेर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, बहुत सारे अलग अलग किंगडम्स में, डचीज एंड कैंटोन्स whose ruler had their autonomous territories। तो बहुत सारे किंगडम्स छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट या एरियाज में डिवाइडेड थे, एंड वो सब जितने भी राजा और हर रीजन के अलग अलग राजा और ऑटोनोमस टेरिटरीज थी, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से थे जो नेशनलिज्म इन यूरोप को बूस्ट करने लगे, राइस पे लेकर चले गए। तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, ठीक है, spread of the ideology of liberalism, the new spirit of conservatism and the Treaty of Vienna and the rise of revolutionaries। तो हम इन चारों पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, द एरिस्टोक्रेसी एंड द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। तो एरिस्टोक्रेसी किसे बोला जाता है, तो एरिस्टोक्रेसी मेनली जो बहुत ज्यादा रिच फैमिली से थे, जो राजा महाराजा या उनके जो रिलेटिव्स थे, उनकी जो फैमिलीज थी, जो वेल एडुकेटेड थे, उनके पास पैसा बहुत था, जमीनें बहुत थी, उन्हें हम लोग कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। और जो लोग होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एरिस्टोक्रेट, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेसी जो उस समय यूरोपियन कंट्रीज में वो डोमिनेंट क्लास हुआ करता था, क्योंकि इनका पास पैसा था, जमीन थी, तो वो डोमिनेंट अल्टीमेटली क्लास था। लेकिन इनका जो पॉपुलेशन था वो बहुत ज्यादा नहीं था। मोरलेस जो लोग थे उस समय में यूरोपियन कंट्रीज में, वो गरीब थे और मिडिल क्लास के ही लोग, मिडिल क्लास भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे मिडिल क्लास की राइज होने लगी थी। तो डोमिनेंट क्लास था लेकिन उनका पॉपुलेशन कम था। ऑन द कंटिनेंट पॉलिटिकली एंड सोशली दे ओन्ड estates एंड प्रॉपर्टी बोथ इन द कंट्री साइड एंड द टाउन हाउसेस। तो मैंने पहले बताया कि जमीनें बहुत थी, पैसा बहुत था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया था 18th सेंचुरी से ही, लगभग मिड 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। द न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, एक नया सोशल ग्रुप जिसे हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं, वर्किंग क्लास कहते हैं, वो उनका राइज होने लग गया। तो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ, उसमें कौन कौन आते थे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स, सब आ जाते तो मिडिल क्लास में। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मिडिल क्लास का राइज होने लग गया। पढ़े लिखो लोगों का, वेल एजुकेटेड लोगों का पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो ये फैक्टर, ये वन ऑफ द फोरमोस्ट फैक्टर है जो यूरोप में नेशनलिज्म को बढ़ावा देता है। फिर दूसरा फैक्टर क्या है, तो लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल का मतलब क्या है, तो लिबरल का मतलब होता है फ्री, फ्रीडम या आजादी कह सकते हैं। फॉर न्यू मिडिल क्लास, लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो लिबरलिज्म क्या कहता था कि फ्रीडम हो, सब इंसान को फ्रीडम हो, उसे जो मर्जी है वो करने का आजादी मिले, एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो ये लिबरलिज्म का आइडियोलॉजी था। तो इन फ्रांस द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग पर्सन। तो जो राइट टू वोट या किसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना या खड़ा होना है किसी को, तो वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली वैसे पर्सन को या वैसे इंसान को दिया जाता था जिनके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती थी, और स्पेशली मेन को ही दिया जाता था, वेमेन्स को अलाउड नहीं था, या तो वोट देने के लिए और या फिर इलेक्शन में खड़ा होने के लिए। तो मेंस विदाउट प्रॉपर्टीज एंड वेमेन्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द राइट। तो उन्हें ये राइट नहीं दिया गया था, राइट टू वोट, जिन मेंस के पास में पैसा या प्रॉपर्टीज नहीं था उन्हें तो वोट का चांस नहीं मिलता था, वोट देने का चांस। साथ ही साथ में वेमेन्स को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उनको बिल्कुल ही चांस नहीं मिलता था। एक इन इकोनॉमिक्स टर्म ऑफ में क्या होता है, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट। मार्केट अपने तरह से डिसीजन ले सके,
किसी का रोक टोक ना हो, तो फ्रीडम ऑफ मार्केट यही कहता है। एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन, जो स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या, जो राजा महाराजा से या रूलर से जो रेस्ट्रिक्शंस होते थे वो एबॉलिश करने की बात कही गई थी लिबरलिज्म में। ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड एंड द कैपिटल, ठीक है। फिर इन 1834 अ कस्टम यूनियन और जॉल्बरी, ठीक है, कस्टम यूनियन को वहां पर क्या कहा जाता था, जॉल्वरिन, was formed by the initiative of Prussia and joined by most of the German state। तो कस्टम यूनियन, जिस तरह से हमारा यूनियन ट्रेड यूनियन होता था उस तरह से कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ था। बाय द, कौन फॉर्म किए थे, बाय एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया, मैंने अभी मैप में शो किया था प्रूशिया कौन सा जगह, एंड जॉइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। दिस यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स, जो कस्टम ड्यूटीज होते थे या टैरिफ बैरियर्स था उसे अबॉलिश कर दिया गया। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज, उस समय हर रीजन में अलग अलग करेंसीज थे, तो जितने भी करेंसीज थी 39 करेंसीज को रिड्यूस करके 2 करेंसी बना दिया गया। तो ये कौन किया था काम, तो जॉल्वरिन का। बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जॉल्वरिन का क्या था और किसने बनाया था और क्या इसका सिग्निफिकेंस था। तो ऐसे ऐसे छोटे क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी बहुत ज्यादा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये था दूसरा पॉइंट, दैट गिव राइज टू द नेशनलिज्म इन यूरोप। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, ठीक है, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 15 फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, ठीक है। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, नेपोलियन हार गया था। और नेपोलियन को कौन हराया था, तो यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। हम पढ़ेंगे कि नेपोलियन को किसने हराया था, तो ब्रिटेन था उसमें, प्रोशिया था, रशिया था, ऑस्ट्रिया, वो सब मिलकर फ्रांस को या मेनली नेपोलियन को हरा देते 1815 में। तो यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो जब वो नेपोलियन हार गया 1815 में, तो फिर से यूरोपियन गवर्नमेंट के अंदर में एक स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म की सोच बढ़ने लगे। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या हुआ, इट मींस होल्डिंग द ट्रेडिशनल व्यूज, जो ऑर्थोडॉक्स सोच थी वो धीरे धीरे लोगों के बीच में बढ़ने लगा। तो कंजर्वेटिव्स जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, जो ऑर्थोडॉक्स सोच के थे, बिलीव्ड इन मोनार्की, वो मोनार्की पसंद करते थे, चर्च सिस्टम को पसंद करते थे। फिर सोशल हायरार्की, जैसे कि होता है ना, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, लेबर क्लास जिसे कहा जाता है, वो सोशल हायरार्कीज को फॉलो करते थे। प्रॉपर्टी एंड दैट द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, ठीक है, प्रॉपर्टी में और फैमिलीज की जो रिलेशनशिप है वो सब वो कंजर्वेटिव्स लोग बहुत मानते थे। दे थॉट दैट, कंजर्वेटिव्स की ये सोच थी, अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी, द abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म की ये सोच था, अगर एक मॉडर्न आर्मी हो जाए, एक ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंट हो जाए, डिसेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी हो जाए, एक इकोनॉमी बहुत वाइब्रेंट हो और इकोनॉमी अच्छा काम कर रही हो, तो ये सबसे क्या हो सकता है कि जितने भी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज है यूरोप में वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकते थे। तो ये कंजर्वेटिव्स की सोच थी। फिर ठीक है, फिर जब नेपोलियन हार गए थे 1815 में, तो एक ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना। आपको कैपिटल आपको बताना है कि वियना कहाँ पड़ता है, कौन से कंट्री में पड़ता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया मेट इन वियना टू ड्रॉ अ सेटलमेंट फॉर द यूरोप, क्योंकि फ्रांस हार गया था, मेनली नेपोलियन हार गए थे। तो इसके बाद में क्या क्या डिसीजन लिया गया ट्रीटी ऑफ वियना में, तो ये इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है ट्रीटी ऑफ वियना से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्या था, द बोर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर, जो उसे एग्जाइल में भेज दिया गया तो उसे फिर रिस्टोर कर लिया गया था पावर। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज एंड इट हैज अनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन। अब फ्रांस जितने भी टेरिटरीज गेन किया था अलग अलग कंट्री से, वो सब कुछ मतलब उसको पास कुछ नहीं मिला, सारा कंट्रीज अपना जितना भी नेपोलियन ने कब्जा किया था वो सब अलग अलग कंट्रीज अपने अंडर में ले लेता है। फिर दूसरा पॉइंट है था, thus the kingdom of Netherlands which included
Belgium was set up in the north and Genoa was made to the Piedmont in the south. तो ये आफ्टर नेपोलियन के हारने के बाद हुआ. फिर प्रूसिया was given important new territories on the western frontiers, while Austria was given control of the northern Italy. तो ऑस्ट्रिया हंगरी वाला रीजन वो इटली के अंडर में आ गया. प्रूसिया को जो था वेस्टर्न फ्रंटियर्स मिल गया था. But German Confederation of 39 states that had been set up by the Napoleon was left untouched. But जो जर्मन कन्फेडरेशन था, जो 39 स्टेट्स अलग अलग रीजन बटे थे, वो कुछ भी उसके साथ नहीं किया गया. इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रूसिया वॉज गिवन द पोर्शन ऑफ सैक्सोनी. तो रशिया को मिल गया पोलैंड और प्रूसिया को सैक्सोनी वाला रीजन मिल गया. तो ये सब ट्रीटी ऑफ वियना में लिखा गया था कि किसको क्या मिलेगा, कौन सा पार्ट किसके साथ एक्सचेंज होगा, ये सब ट्रीटी ऑफ वियना में. तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे बोर्बन डायनेस्टी के बारे में, फिर जर्मन कन्फेडरेशन के बारे में, ठीक है, तो ये जानना ज़रूरी है. फिर द मेन इंटेंशन क्या थी ये सब exchange of areas के साथ में, was to restore the monarchies that had been overthrown by the Napoleon. तो बेसिकली मेन एम था कि जो मोनार्कीज था उसको रिस्टोर किया जाए एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन द यूरोप, ताकि एक नया कंजर्वेटिज्म वाला सोच पूरे यूरोप में फैल सके. कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन द 1815 वेर ऑटोक्रेटिक. ऑटोक्रेटिक मतलब उनकी जो बातें थी वो एक तरह से पत्थर की लकीर थी. दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट. वो जो कहते थे वही फॉलो करना पड़ता, वही करना पड़ता था. अगर उनके खिलाफ में आप कुछ भी क्रिटिसाइज करेंगे तो वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते थे. इम्पोज्ड सेंसरशिप, लॉज टू कंट्रोल व्हाट was said in the newspaper, books, plays, songs reflected the ideas of liberty and freedom. तो जिस भी बुक, न्यूज़पेपर या सॉन्ग्स में आइडियल्स ऑफ लिबर्टी ये सब रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो उसको सब सेंसर कर दिया जा रहा था. तो ये ट्रीटी ऑफ वियना का सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे डिटेल में समझ लीजिए, और अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से इस क्लिप को देख लीजिए. फिर आते हैं जो चौथा पॉइंट है, वो है रिवोल्यूशनरीज का. Secret societies sprang in the many European states to train revolutionary and spread the ideas. तो बहुत सारे सीक्रेट खुफिया एजेंसीज खुलने लग गई थी जो चोरी छुपे काम हो रहा था. To be revolutionary at that time meant a commitment to oppose monarchical forms. तो जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे उनका मेन एम क्या था कि जितने भी मोनार्कियल फॉर्म्स, मोनार्कियल इंस्टीट्यूशन थे उसे अपोज किया जाए. That has been established after the Vienna Treaty of Vienna and fight for liberty and freedom. ठीक है. Most of these revolutionaries also saw the creation of nation state as a necessary part of the struggle for freedom. ठीक है, ताकि नेशन स्टेट बन सके, जो आइडिया ऑफ लिबर्टी है, फ्रीडम है, उसे प्रोमोट किया जा सके. उसी तरह से एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे गिउसेप्पे मजीनी. ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि इनका रोल क्या था, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि गिउसेप्पे मजीनी का रोल क्या था. तो उनका जन्म जो था जेनोवा इन 1807 में हुआ था एंड ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी. एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वाज सेंट टू एग्जाइल इन 1831 में. इनको एग्जाइल कर दिया गया फॉर अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन इन लिगुरिया. He subsequently, जब वो एग्जाइल से लौटे, he subsequently founded 2 more underground या सीक्रेट सोसाइटीज वो स्टार्ट किए. पहला था यंग इटली इन मार्सेलिस. ये भी बहुत इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से सोसाइटीज वो खोले थे. तो यंग इटली इन मार्सेलिस एंड देन यंग यूरोप इन बर्न. तो स्विट्जरलैंड में खोले थे और यूरोप इटली में. Whose members were like-minded young people from पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट के जो लाइक माइंडेड पीपल थे अलग अलग कंट्री से, वो भी इस सीक्रेट सोसाइटीज को धीरे धीरे ज्वाइन करने लगे. इससे क्या हुआ, रिवॉल्यूशनरी जो आइडिया है, जो फ्रीडम की बात करता है, जो लिबर्टी की बात करता है, जो नेशन स्टेट की बात करता है, वो धीरे धीरे फिर से रिवॉल्यूशनरी फैलाने लग गए. फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वेर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड. Mazzini relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservatives. तो जितने भी conservatives थे, जैसे one of the most important conservatives कौन थे, तो मेटरनिक थे.
वो डिस्क्राइब करते थे मजीनी, गुसेपी मजीनी और इनके जैसे लोगों को, डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। तो ये जितने भी कंजर्वेटिव्स थे वो जितने भी रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स थे या अंडरग्राउंड सोसाइटीज थे उनको बहुत अपोज करते थे, क्योंकि कंजर्वेटिव्स नहीं चाहते थे कि रिवॉल्यूशन आए, फ्रीडम हो, नेशन स्टेट में कन्वर्ट किया जाए। तो ये सारे मेन फैक्टर्स थे जिससे राइज ऑफ रिवॉल्यूशन जो है यूरोप में बढ़ने लगा। तो इस पार्ट में मैंने ये सब डिस्कस किया था, फ्रेडरिक सोरियो की विजन, फिर क्या क्या फैक्टर्स थे, ठीक है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इन सब के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ आए या कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और टाइमली नोटिफिकेशन और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए चैनल को, साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, और टिल देन बाय बाय, जय हिंद।